everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, हमने शुरू किया था केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट AKA बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर विच इज़ फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को ख़त्म किया था। तो कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम 12th साइंस और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नेट GSET या फिर MSc का सिलेबस सिमिलर चीज़ें हैं जो हमने 12th साइंस की PDF में से पढ़ना शुरू करा था। सो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो हमारा इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में जैसे मैंने लास्ट बोला था कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से MCQ बेस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली CSI या नेट में GSET और MSc लेवल पे या फिर BSc लेवल में, क्योंकि थियोरी आप पढ़ के लिख सकते हो, MCQ किस तरीके से कहाँ से निकलेंगे वो आपको देखना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो MCQ है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज एंड बीटा D प्लस ग्लूकोज आर, तो ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। कौन से आइसोमर्स हैं? तो इनको हम बोलेंगे एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमर्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों एनोमर्स? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था कि एनोमर्स ऐसे दो आइसोमर को बोले जाते हैं जहाँ पे सिमिलर कार्बन एटम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करने पर आपको दो आइसोमर यानी कि दो क्रिस्टल फॉर्म नया आइसोमर अगर आपको मिल रहा है तो आप उसे बोलोगे एनोमर्स। ठीक है, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज के अंदर जो OH ग्रुप है वो नीचे की वो राइट साइड है। ठीक है, CHO के नीचे वाला जो कार्बन एटम है उसके ऊपर जो OH ग्रुप था वो राइट साइड था। ठीक है, और अगर उस राइट साइड वाले OH ग्रुप को हम घुमा के लेफ्ट साइड प्लेस कर दे तो हमें जो दूसरा आइसोमर मिलेगा तो उसका नाम होगा बीटा D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बन 2 के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप था उसे हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाने पर यानी कि पोजीशन चेंज करने पर हमें एक नया आइसोमर मिला विच इज़ बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो इस तरीके के दो आइसोमर को हम बोलेंगे एनोमर्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 दिया है, उसका हमें HCN के साथ रिएक्शन करवाना है। तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी हमें हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो हमें यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा और उस सेकेंड प्रोडक्ट के ऊपर हमें फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड रिएक्शन करवा के यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा मिलेगा। ठीक है, जब आप ग्लूकोज की सभी रिएक्शन को पढ़ोगे तभी आपको ये जो आंसर है वो आप लिख पाओगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है वो आपका सॉल्यूशन दिया गया है। ग्लूकोज इस तरीके से हम लिखते हैं, CHO के नीचे CHOH 4 टाइम्स रिपीट होता है और नीचे CH2OH। जब हम हाइड्रोसाइनिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होगा, ये जो CHO है वो ऑक्सीजन जुड़ जाता है HCN के हाइड्रोजन के साथ, तो CHOH हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा, और जो CN बचेगा वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ CN जुड़ गया। अभी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, जो CN है उसका कन्वर्जन होगा COOH में, तो आपको ये पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। फॉस्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या होगा, ये जो ऊपर की चीज़ें हैं COOH CHOH अभी 4 टाइम्स ये है और अगर हम इसको ऐड करते तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर की इतनी चीज़ें सिमिलर रहेगी, लेकिन CH2OH जो हमारा प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिड्यूस होके CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर CH3 ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो ये एक कार्बन एटम, ये 5 कार्बन एटम यानी कि 6 कार्बन एटम और ये वाला 7वां कार्बन एटम, तो उसे हम बोलेंगे हेप्टेनोइक एसिड, क्योंकि COOH ग्रुप है तो इसे हम बोलेंगे हेप्टेनोइक एसिड। तो हमें मिलेगा N हेप्टेनोइक एसिड एट द एंड ऑफ आपका रिएक्शन। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, CHO के ऊपर अगर हम हाइड्रोसाइनिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो CHO और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा HCN का और CN जो है वो ऐड हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। इस CN का ऑक्सीडेशन होगा यानी कि हाइड्रोलिसिस करने पर COOH ग्रुप में, और यहाँ पे जो CH2OH है उसका रिडक्शन होगा CH3 में इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड HI, तो आपको मिलेगा हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए
थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। विच पोलीसेकेराइड हैज़ अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज। अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो आपको एमाइलोज में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? एमाइलोज में। एमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें तो अल्फा ग्लूकोज ही जो है वो यूज़ होता है, लेकिन ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो ब्रांच को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज आपको एमाइलोज में देखने को मिलेगा। सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोसाइड आपको देखने, यानी कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज का यूज़ होता है सेल्यूलोज में, तो वहाँ पे तो आपको अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो एमाइलोज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज, जैसे हमने बोला कि अल्फा के अंदर क्या होगा, जो OH होगा वो नीचे की साइड होगा अगर आपका हावर्थ ग्रुप है तो, अगर फिशर प्रोजेक्शन होगा तो OH जो है वो राइट साइड पे होगा, ठीक है। ये जो आपका बनेगा इस तरीके का प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे अगर OH है तो इसे हम बोलेंगे अल्फा डी, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो नीचे की साइड है, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा डी। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड होगा तो उसे हम बोलेंगे बीटा डी। तो सिंपल इस चीज़ का है, तो ये वाला जो है वो आपका बीटा हो जाएगा और ये वाला आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज इज सेड टू हैव CHO ग्रुप। ग्लूकोज के अंदर हमें पता है कि CHO ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सपेक्टेड विद ग्लूकोज, कि ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन नहीं दे सकता? तो ये ऑक्साइन तो फॉर्म करता है क्योंकि CHO ग्रुप है, तो NH2OH के साथ वो क्या करेगा? CH डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन, यानी कि ऑक्साइन तो बनाएगा। रिएक्शन विद CH3MgBr ये नहीं देगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ग्लूकोज जो है वो रिएक्शन नहीं देता है। टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन, अगर टॉलेंस की जगह आपको फेहलिंग दिया गया हो तो भी टॉलेंस और फेहलिंग दोनों का रिडक्शन करेगा कौन? ग्लूकोज। और इट डज नॉट फॉर्म ओजेजोन, ओजेजोन का भी वो फॉर्मेशन करेगा क्योंकि आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के तौर पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो ओजेजोन का फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ये तो करता है, ठीक है। ऑक्साइन भी फॉर्म करता है और इट डज नॉट फॉर्म ओजेजोन, ये भी फॉर्म करता है। तो इट डज नॉट रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यही चीज़ एक्सपेक्टेड है कि कौन सी चीज़ नहीं देगा, ग्लूकोज कौन सी चीज़ नहीं देगा, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनोमर्स ऑफ द कंपाउंड शोज। देखिए एनोमर की बात यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करी थी। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे ये फ्री OH ग्रुप है, वो कहाँ पे है? नीचे की साइड है। तो इसी कार्बन के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन को हमने नंबर 1 दिया, तो इस कार्बन को हमने नंबर 2 दिया, तो 2 कार्बन के ऊपर OH अगर ऊपर की साइड लगा हुआ हमें मिले तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे इस कंपाउंड का एनोमर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन नीचे की साइड है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नीचे की हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की साइड है, लेकिन C के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि OH ऊपर की साइड है और ये जो OH लगा है वो यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो C वाला जो प्रोडक्ट है वो, और हमें क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट दिया गया है वो, ये दोनों जो है आइसोमर वो कैसे हैं? एनोमर्स है। क्यों? क्योंकि सेकेंड कार्बन के ऊपर OH की जो पोजीशन है सबसे पहले में नीचे थी और सेकेंड वाले आइसोमर में ऊपर है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे एनोमर्स। ओके नेक्स्ट जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl क्या देगा? लैक्टोज अगर हमें हाइड्रोलिसिस हम करें, लैक्टोज एक आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक तो मिलेगा हमें ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा हमें गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज हमें मिलेगा लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको पूछूं कि लैक्टोज की जगह पे मैं आपको बोल दूं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस मैं करूं तो क्या मिलेगा? तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दिख रहा है, तो वो कहाँ से मिलेगा? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर मिलेगा। फ्रुक्टोज और मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करने पर मिलेंगे। हमने जो चैप्टर में देखा था वो देखा था सुक्रोज देखा था, माल्टोज देखा था। तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो हमें 2 मिलेंगे
2 मोल ऑफ हमें मिलेंगे ग्लूकोज के, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज अगर मिल रहे होते हैं तो हमें मिलेंगी माल्टोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेंगे, और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे। ग्लूकोज तो सब में मिल रहा है, सुक्रोज में भी मिल रहा है, माल्टोज में भी मिल रहा है, और आपका लैक्टोज में भी मिल रहा है। सिर्फ आपको याद रखना है एक नई चीज़, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएजेंट Br2 वाटर टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये 3 जो रिएजेंट है विच कैन बी यूज टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन आल्डोज एंड अ कीटोज। आल्डोज और कीटोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन तीनों में से कौन सा रिएजेंट यूजफुल है? तो सबसे पहला ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से अगर हम ऑक्सीडाइज करवाएं तो अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्जन नहीं दिखाएगा। तो यही चीज़ यानी कि डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि COO ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी जो है वो प्रेजेंस दिखाने के लिए टॉलेंस और फेहलिंग सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर टॉलेंस और फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, इट मीन्स उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, CHO है कि C+O ग्रुप है, तो वो देखने के लिए हमें Br2 वाटर की जो है वो प्रेजेंस चाहिए होगी। तो इतने थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को, और उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।